दोस्तों, आज डेट है 21 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जान के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक आज मेंस का क्वेश्चन जो आपको आंसर लिखना है। आज से हम डेली का मेंस का क्वेश्चन और डिटेल में डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारत तथा विश्व में लगातार वन्य अग्नि मतलब समझ रहे हैं, वन में जो आग लगने, ठीक है, वन में जो आग लगने के लिए बढ़ने से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक असंतुलन आ जाता है। ठीक है, क्या आप सहमत हैं कि वनों के प्रति जन उदासीनता इस समस्या हेतु सर्वाधिक उत्तरदायित्व है? ठीक है, उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। आंसर करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर आप 7059779271 इस नंबर पे आप टेलीग्राम भी हमें कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए फीडबैक मिल जाएगा। तो ये है, और इसको डिस्कशन हम लास्ट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के कि इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट में पहला जो हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये है कि भारत की जो विदेश नीति है ना, उसको एक लोहा माना है किसके द्वारा? इमरान खान के द्वारा। इमरान खान कौन है? प्रधानमंत्री है। कहाँ के? पाकिस्तान के। ये क्यों माना है? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि वर्तमान समय में यूएसए और यूएसएसआर मतलब रूस और यूएसए दोनों क्या है, अभी आमने सामने हैं। किसके लेके? यूक्रेन वॉर को लेके दोनों आमने सामने हैं। तो यूएसए के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया है यूएसए पे। ठीक है, इतनी प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत रूस से तेल की आयात कर पाता है, जिससे कि क्या हो कि हमें सस्ते में तेल मिला है तो हम उससे आयात कर रहे हैं। तो इस समय में यही बताया गया है इमरान खान के द्वारा कि देखिए, एक तो इनके वहाँ प्रतिबंध लगा है, फिर भी ऐसा नीति है, विदेश नीति है, जो कि यूएसए को मतलब कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी रसिया को वहाँ से लेने पे यूएसए कोई आपत्ति नहीं जता रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम दोनों को एक साथ बैलेंस बना के जो चल रहे हैं ना, एक साथ दोनों को बैलेंस बना के वही चीज़ों को सराहा गया है इमरान खान के द्वारा। अब हम कुछ देखते हैं विदेश नीति, भारत का विदेश नीति है क्या। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का जो मूल सिद्धांत है वो पंचशील है। ठीक है, पंचशील को सिद्धांत को समझिए। पंचशील जो सिद्धांत है सर्वप्रथम 1954 में 1954 में चीन और तिब्बत क्षेत्रों में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय में ये मध्य सिद्धांत आया था। ठीक है, प्रतिपादित किया गया था, परंतु बाद में इसको क्या किया गया, पूरे विश्व के लेवल पे फैलाया गया। हम सभी देशों के साथ इसमें विश्व को लेके फैलाए गए। ये जो 5 सिद्धांत है, पंचशील मतलब इसके अंदर 5 सिद्धांत है। ये 5 सिद्धांत क्या क्या है? 5 सिद्धांत ये है कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का परस्पर हम क्या करेंगे? पारंपरिक सम्मान करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी देश है, उसकी अपनी एकता है और संप्रभुता है, हम उनके एकता और संप्रभुता को क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। दूसरा चीज़ है पारंपरिक आक्रमण ना करेंगे मतलब हम भारत पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है कि भारत किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, परंपरा हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। आपके यदि आंतरिक मामला है तो भारत किसी देश के आंतरिक मामला में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। समता और आपसी लाभ, समता करेगा और आपसी लाभ मतलब समानता और आपसी लाभ की बातें की जाएगी, दोनों चीज़ें। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व किया जाएगा, मतलब कि जो भी चीज़ें होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है। तो ये है पंचशील के 5 सिद्धांत। अब हम देखते हैं भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख विशेषता क्या है। भारत के प्रमुख विदेश नीति का ये चीज़ें है कि यदि किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, तो भारत इसका समर्थन नहीं करता है। जब तक नहीं करेगा तब तक कि वो वैश्विक लेवल पे नहीं माना जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ यदि उसको आरोपित बनाया जाएगा, तब भारत इसके ऊपर चीज़ें कर सकता है। यदि मान लीजिए कि हमने वही चीज़ें देखा ना, रूस के ऊपर किसने? यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत ने इसका समर्थन नहीं किया। ऑफकोर्स है कि नहीं किया, क्योंकि ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा विदेश नीति है। हमें ज़रूरत होगा हम किसके साथ बात करेंगे? हम रूस के साथ भी बात करेंगे। हमें ज़रूरत होगा तो हम यूएसए के साथ भी बात करेंगे। तो हम किसी एक के ऊपर यही चीज़ें प्रतिबंधित यदि किया जाए पूरा विश्व लेवल पे, विश्व की सहमति से किया जाए, तो भारत उस चीज़ों को मानेगा। ठीक है, फर्स्ट विशेषता। दूसरी विशेषता है कि भारत किसी भी देश के, एक चीज़ और है कि भारत ना जो
संयुक्त राष्ट्र की जो शांति स्थापना करने के लिए जो सैन्य बल जाता है, तो उसमें भारत की भी सैन्य बल जाती है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो कि भारत विश्व में शांति के लिए, आप देख सकते हैं कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो है वो विश्व की शांति की बात करता है, विश्व की शांति की बात करता है, राइट, जो कि आप दूसरी जगह पे आपको नहीं दिखेगा, राइट। हमारे यहाँ पे जो आप ऐसे भी देख सकते हो, एक कहावत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी देखोगे ना तो बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। हम सिर्फ भारत का बात नहीं करते, हम विश्व का बात करते हैं, राइट। तो वही चीज़ से देख सकते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध, अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उसमें जो दखल अंदाजी, ठीक है, दखल अंदाजी नहीं करते। भारत किसी देश के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। यदि इससे, परंतु कब करता है, एक टर्म है, जब भारत की राष्ट्रीय हित को यदि प्रभावित किया जाए वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, दखल अंदाजी करेंगे। कब, जब भारत की हमारे जो हित है, ठीक है, तब उसको प्रभावित किया जाएगा तब करेंगे, ऐसे हम इसको नहीं करेंगे, राइट, डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद है भारत का जो आक्रमणकार जो प्राथमिकता है कि भारत पहले युद्ध के लिए के जो युद्ध को नहीं करता है, हल नहीं निकल सकता है। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए आप धैर्य की नीति अपनाते हैं और हम एक टेबल पे बैठ के किसी भी समस्या का सुलझाव करते हैं, ठीक है। मिसाइलों के द्वारा, युद्ध के द्वारा, हथियार के द्वारा कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता है, राइट। तो हमने देखा भारत के विदेश नीति को। चलिए अब आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। इसमें क्वाड की भी बात की जाती है। तो आपको पता है कि क्वाड जो है वो किन 4 देशों से बना हुआ है। पहला USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन 4 कंट्री से मिलकर क्वाड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो पहली भारतीय यात्रा पे आने वाले हैं, तो इसलिए उत्साहित है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हो जाती है कि आपको इसमें UPSC के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है। तो एक चीज़ हम ये देखेंगे कि भारत और इजराइल के बीच में संबंध कैसा है। तो इस चीज़ों के लिए जब ये दौरे पे आएंगे तो इसमें कुछ डिटेल से चीज़ें मिलेगी हमें, तो हम उसको लेके देख लेंगे वहाँ पे डिटेल। लेकिन अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर PT में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है इजराइल का मैप। तो यहाँ पे आप इजराइल का मैप देख सकते हैं। ये है इजराइल, राइट। यहाँ पे लिबियान से बॉर्डर लगता है, सीरिया से लगता है, जॉर्डन से लगता है, यहाँ पे इजिप्ट से लगता है, ठीक है। लिबियान से लगता है, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, याद रखेंगे 4 देश से लगता है। कौन कौन से देश से? LSJE, ठीक है, याद रखेंगे शॉर्टकट LSJE। देखिए क्या है ना कि कुछ भी ये जैसे किस देश से क्या बाउंड्री लगता है, तो आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक रहेगा ना, तो आप इस चीज़ों को शॉर्टकट के थ्रू आप सही से मेमोराइज कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें ना कि शॉर्टकट के थ्रू हम इसको मेमोराइज करने का, राइट, किसी भी चीज़ों को, ओके। उसके बाद है इसका जो बाउंड्री लगता है भूमध्य सागर से भी लगता है, ये है भूमध्य सागर। उसके बाद है डेथ ऑफ सी, ठीक है, ये जो मृत सी है इससे भी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये इजिप्ट का जो बाउंड्री हमने देख लिया, कहाँ से लिबियान से लगता है, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। और जो डिटेल में होगा जब ये आएंगे तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। इसमें बताया जाएगा ऐतिहासिक संबंध है हमारा, ये चीज़ें वो चीज़ें होगा, वो चीज़ें हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है कि माह के अंत में हो सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार समझौते का आसार जताया जा रहा है। इसके लेके क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का और मॉरिसन के बीच में वर्चुअल शिखर सम्मेलन हो सकता है। ये हमारा विश्व व्यापार क्यों हो सकता है? पहला तो ये है कि हम एक सहयोगी कंट्री है, एक दूसरे के साथ सहयोग है। दूसरा चीज़ ये है कि 55% वैश्विक लिथियम का उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है, ठीक है। और लिथियम जो है ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए जताया जाता है कि भारत का इसके साथ संबंध हो सकता है। है इसमें भी जब सहयोग होगा, जब समझौता होगा तो हम देखेंगे उसको डिटेल में। तो आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम 55% जो लिथियम का उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि महामारी के दौरान यूक्रेन युद्ध, महामारी हो गया, यूक्रेन हो गया, युद्ध हो गया, उसके बाद ना हमें एक चीज़ें कयास लगाई जा रही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि यदि हम अभी तेल के रूप में, कच्चा तेल के लिए हम खुद एक आत्मनिर्भर रहते तो आप देख सकते हैं कि विश्व में परिदृश्य क्या होता भारत को लेके।
भारत को कोई टेंशन नहीं थी, राइट। लेकिन अभी क्या है, हमें बैलेंस बनानी पड़ती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कंट्री के साथ हमारा क्या चीज़ें है। तो इसीलिए मोदी जी का फिर से एक चीज़ें बताया गया है कि हमें आत्मनिर्भर को ज़्यादा बल देना चाहिए, ठीक है। आत्मनिर्भर का उल्लेख करते हुए मोदी जी ने स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने की अपील की। और उन्होंने कहा कि विश्व की किसी भी घटना का कोई भी देश पे प्रभाव नहीं रह सकता है। यदि अर्थव्यवस्था यदि आत्मनिर्भर हो जाए तो किसी भी देश में कुछ भी हो रहा हो तो इससे भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्होंने श्री धर्म गाथा भी बताया कि श्री धर्म गाथा जो लोक परिदृश्य है हमारा, वो चीज़ें इन्होंने बताया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत की तरफ कि आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब होता है कि आप सेल्फ हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप जो जॉब करते हो, आप यदि खुद आत्मनिर्भर हो जाते हो, यदि अपना बिजनेस करते हो, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं रहोगे ना। तो वो चीज़ है। इसकी जो अवधारणा होती है कोविड के टाइम में, मार्च 2020 में, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, जो आर्थिक रूप से क्या हो, प्रोत्साहन दिया जाए। और उन्होंने एक उद्देश्य दिया जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य की प्राप्ति करना। ये आत्मनिर्भर भारत का 4 पिलर है, ठीक है। 5 पिलर है। कौन कौन सा 5 पिलर है? 5 पिलर, पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है डेमोग्राफिक डिविडेंस, मतलब कि हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, उसके बाद है डिमांड। अब देखिए, हमारा जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, ओके। हमारे यहाँ पे मांग है। मांग क्यों है? मांग किससे होती है? मांग हमारी जनसंख्या से होती है। हमारे यहाँ पे देख सकते हो जनसंख्या है, तो किसी भी वस्तु का मांग होगा तब तो सप्लाई होगी। तो मांग सब ज़रूरी है। ये जो हमारे पे जनसांख्यिकी है, जनसांख्यिकी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो युवा है, वो आबादी जो है वो युवा आबादी है, ठीक है। सिस्टम है, सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी ड्राइवर होना चाहिए इसके लिए। और आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना चाहिए। तो सरकार के द्वारा यही 5 पिलर की बात की गई थी, राइट, आत्मनिर्भर के लिए, ओके। उसके साथ साथ देख सकते हो कि सरकार के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 10% यहाँ पे दिया गया था। इस पैकेज के तहत जितना भी है उसका 10% दिया गया था। इसमें आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके तहत राशन में 5 kg पर परिवार को क्या दिया गया था? चावल दिया गया था पीडीएस के सिस्टम से। पीडीएस मतलब कि पीडीएस होता है खाद्य वितरण प्रणाली, ठीक है। खाद्य वितरण प्रणाली आपके पास भी होता होगा, तो आप भी लोकल खाद्य वितरण प्रणाली के पास जाते होगे, तो आपको भी ये चीज़ें मिलने की आसारत है। अब बात आती है कि लक्ष्य क्या रखा गया था आत्मनिर्भर के लिए। लक्ष्य ये रखा गया था कि भारत ना निर्भरता को कम किया जाए। किसकी निर्भरता को? हमें आयात की निर्भरता को कम करना चाहिए। आयात मतलब हम किसी दूसरे देशों से जो सामान लाते हैं ना, उसकी निर्भरता को हम कम करें। और बहिष्कार जो होती है, बहिष्कार करें, अलगाववाद की राजनीति जो होती है, ये एक्चुअली आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो किसी दूसरी देश की वस्तु को बहिष्कार कर दे, नहीं। हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, हमें अपनी वैश्विक जो पहचान है उसको बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आत्मनिर्भर है तो हम चाइना के प्रोडक्ट को मना कर देंगे, नहीं। हम बहिष्कार नहीं करें, हम अलगाववाद नहीं करें, लेकिन हम अपने चीज़ों को तो बढ़ा सकते हैं ना, इसमें तो कोई गलतियाँ नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। और सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा लोकल टू वोकल की नारा दी गई थी, मतलब कि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्व मूल केंद्र में रखा गया था इस चीज़ों को, ठीक है। तो हम इसके आर्टिकल को डिस्कस कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर पॉलिटिक्स वाला है, इससे हम दूर ही रहेंगे, राइट। देखिए एडिटोरियल जो है ना, वो एडिटोरियल यहाँ पे आप देखिए कि एडिटोरियल आज कुछ खास नहीं है। पहला जो एडिटोरियल है कश्मीर वाला इशू है, द कश्मीर जो फिल्म है उसको लेके है, तो कश्मीर की थोड़ी सी संस्कृति की बात की गई है, ठीक है। ऐसे तो आर्टिकल सही है, तो इस आर्टिकल को चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपकी पर्सपेक्टिव आ जाए समझ में, राइट। ये आर्टिकल हमने बात कर ही लिया। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आर्टिकल है थाली में छिपा है धरती का बचाने का राज, तो ये भी आर्टिकल कुछ ज़्यादा मतलब कि ये बताया जाता है कि इस पर गैस उत्सर्जन होगा, वो चीज़ें होगी। तो वो जलवायु परिवर्तन जो हम जब पढ़े थे टॉपिक, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, और फिर आगे जब डिस्कस आएगा, अच्छा आर्टिकल आएगा, तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। यूक्रेन से भारत के भविष्य में क्या होगा विद्यार्थियों के लेके, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जंगल में जो आग लग जाती है उससे संबंधित, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको मेंस के लिए भी क्वेश्चन दिया था, जिसको यहाँ से कुछ आपको चीज़ें मिल जाएगी। वनाग्नि जो है ना, उसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है और निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको आप जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एवं परिस्थिति से लिंक कर सकते हो, जिसके अंदर जो लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, ठीक है, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इससे आप लिंक कर सकते हो। परिचय क्या है, परिचय होता है वनाग्नि। वनाग्नि 2 शब्दों से मिलकर बना है, वन और अग्नि, मतलब कि वन के अंदर जो अग्नि आग लग जाती है उससे। इससे क्या होता है कि मानव जीवन की सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पे गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आर्थिक पहलुओं पे गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि प्रकृति और असमी जो जीव जंतु होते हैं, जो एक्चुअली जंगल में होते हैं, उनकी तो मृत्यु हो जाती है ना, डेथ हो जाती है ना, क्योंकि उनका घर कहाँ है, जंगल में है, कहाँ भागेंगे। ठीक है, इससे होता है, इससे जुड़े जो समस्त जीव है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, बुरी ढंग से इससे प्रभावित हो जाते हैं। ओके, इसमें चीज़ें बताया गया है कि भारत में कुछ घटना हुई थी जनवरी में, आप देख सकते हो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या था, वन में आग लग गई थी। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा की जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, यहाँ पे भी आग लग गई थी, मध्य प्रदेश में आग लग गई थी। तो ये सारे कुछ घटना देती है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाता है कि भारत में एक्चुअली कौन सा क्षेत्र में सबसे अग्नि के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे और नीचे जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो यदि आप आंसर लिखेंगे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। मैप बनाने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, भारत का मैप बनाने के साथ, मैं ढंग से नहीं बनाया, तो मैप बनाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसमें लोकेट कर सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो ये आप देखेंगे ना, दिखाएंगे ज्योग्राफी में आंसर में, तो आपको +1 नंबर मिल जाएगा दूसरों से। ठीक है, तो कोशिश करें, जो आप आज भी आंसर लिखेंगे तो उसमें ये डालने की कोशिश करिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा देहरादून में जारी एक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा 2000 में इसमें बताया गया था कि देश की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 21% जो भाग है वो वन के अंतर्गत आते हैं। 21% किसके अंतर्गत आते हैं, वन के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको देख सकते हो कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जो जंगल है वो आग के लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्षेत्र है। ठीक है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के जो जंगल के पहचान अग्नि के अत्यंत उच्च प्रभाव श्रेणी में रखा गया, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आग लगने की डर होती है। ठीक है, अत्यंत उच्च प्रभाव श्रेणी के अंतर्गत बड़े वनों को वाल वाले राज्यों को, जैसे आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, उड़ीसा देख सकते हैं, महाराष्ट्र देख सकते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य उड़ीसा, ठीक है, जो है ना अत्यंत प्रबल है, जिसको हॉट स्पॉट माना गया है। ठीक है, आग के लिए सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट जो है वो यही क्षेत्र है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर यहीं पे चीज़ें होती है। अब बात की जाती है कि अत्यंत प्रबल जो है, अत्यंत प्रबल है, अत्यधिक प्रबल जो श्रेणी है और मध्य प्रबल जो श्रेणी है, उसके अंतर्गत केवल जो वन का आवरण होता है ना वो 26% ही आती है। ठीक है, 26% इसके अंतर्गत आता है। अब वन का कारण देख सकते हैं कि किस कारण से आग लगती है, तो 2 कारण से आग लगती है। एक है प्रकृति कारण, दूसरा है मानव कारण। मानव कारण, प्रकृति कारण में क्या क्या होती है, प्रकृति कारण जो होता है जिसमें आप देख सकते हो कि मानव गतिविधि अप्रकृति। तो ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में ये वन्य की घटना लगातार बढ़ रही है। इसमें एक चीज़ माना गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी ये चीज़ें बढ़ रही है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वन्य की सबसे ज़्यादा जो मार्च के अप्रैल में क्या होती है कि प्रकृति जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है, सूखापन हो जाता है, सूख जाती है। तो जिससे कि क्या होता है कि थोड़ा सा भी कुछ आती है तो उससे ये घटना जारी हो जाती है। उसके बाद है मिट्टी की नमी की कमी, मतलब मिट्टी की जो नमी होती है ना उसमें कमी आ जाते हैं, उससे भी ये चीज़ें मानसून के सीजन में और इसकी मौसम में वर्षा के औसतन वर्षा में कमी होती है, तो जिससे कि ये आग की घटना लग सकती है, इसका एक कारण है। उसके बाद है मानव निर्मित कारण ये है कि जो वन के अधिकारी के मुताबिक जो सिगरेट के जो वट होते हैं, वट मतलब जब आप सिगरेट पीते हैं ना, जैसे ये सिगरेट है, पीते हैं तो यहाँ पे कुछ भाग होता है ना जो पीने योग्य नहीं होता है, तो इसमें कुछ आग लगी ही रहती है। तो आप पीने के बाद आप क्या करते हो, नीचे में छोड़ देते हो, नीचे में छोड़ देते हो, तो ये जो चिंगारी होती है ना, छोटी सी चिंगारी, वो पूरा का पूरा जंगल में आग लगा देता है, वो भी एक कारण बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसमें बताया जाता है कि इससे क्या क्या चीज़ें बिखरती है। आप देख सकते हो कि समाज के जो वन अधिकार है, ठीक है, जो जीव जनजाति है उनके पास तो अधिकार है ना वन का,
तो जिनके पास वन का अधिकार है, जो वन में रहते हैं, उनकी तो नुकसान होती है। उसके बाद है उत्पादन और बीज कारक जो दृष्टिकोण से भी नुकसान होती है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन होता है, बीज मिलती है यहाँ से, तो उसकी भी नुकसान होती है। ओके, उसके बाद है इसका प्रभाव। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अब इसका प्रभाव देख सकते हैं कि जैव विविधता और पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको प्रभावित करता है ये। यदि जीव में आग लग जाता है तो एक यदि खत्म हो गया, ठीक है, एक जीव खत्म हो गया तो एक जीव दूसरे जीवों पे डिपेंडेंट रहता है, तो ये जीव खत्म हो गया तो ये जीव स्वतः ही खत्म, विलुप्त हो जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि भूक्षरण होती है, भूमि स्लैड होती है। देखो भूमि स्लैड क्या होता है कि भूस्खलन क्या होता है, पहाड़ जो होता है ना, पत्थर पर्वत, उस पर क्या होता है कि जो पेड़ होती है वो जड़ पकड़ के रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। यदि मिट्टी वहाँ से पेड़ को ही सूख जाए, यदि जल जाए पेड़, तो क्या होगा कि मिट्टी तो स्वतः ही वो जो पकड़ा रहता है वो छोड़ देगा, तो उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा हो जाती है, त्वरित बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की घटना में भी वृद्धि हमें देखने के लिए मिलता है। इससे क्या होता है, हमें आर्थिक नुकसान भी होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि पेड़ का कितना उपयोग होता है आपके फर्नीचर के लेके, अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। जनजातीय वर्गों का भी नुकसान होता है, वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत में लगभग 1.70 लाख जो गाँव है, वो लोग जो आजीविका का जो ईंधन, बाँस, चारा, छोटे लकड़ियाँ पे निर्भर करती है, तो ये सारे जंगलों पे। अब देखिए जंगल में आग लग जाए तो जो हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, पशु होता है, वो कहाँ चारा के लिए जाएगा? आग तो लग के सारी चीज़ें ख़त्म होगी ना, वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जंगल के जो आग धुआं होता है, धुआं के कारण जहरीली गैस होता है और इससे प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से आप देख सकते हो कि बिना मौसम का, आप देख सकते हो कि अभी गर्मी आप देखोगे कि हाईएस्ट पे पहुंच चुकी है। लेकिन पहले के ज़माने में देखोगे कि तो होली के समय में थोड़ी सी ठंडी रहती थी, लेकिन अभी देखो गर्मी का मामला बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वन के आग के कारण क्या होता है, मृदा, ठीक है, वृक्ष में जो होती है वनस्पति, इससे समग्र में जीवन की जो प्रभाव है उसको प्रभाव डालती है, ठीक है, इन सारे को। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, सरकार का क्या स्टेप है। सरकार का जो स्टेप है, 2014 में सरकार ने फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया था, उसको 19 में लॉन्च किया गया है, जिससे उत्पन्न जो सिस्टम है उसके द्वारा नासा और इसरो दोनों ही मिलकर इसको एकत्र करती है जांच। देखो ये सैटेलाइट के द्वारा बताया जाता है कि एक्चुअली किस जगह पे कहाँ पे आग लगी है, ये चीज़ें जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द पहुँचाया जाता है, ये नासा और इसरो के द्वारा। ये सिस्टम 2004 में लॉन्च किया गया था, फॉरेस्ट फायर अलर्ट, उसको विस्तार करके नासा को भी और इसरो को भी इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद है बहुत सारे राज्य जो है इसके लिए सहमति से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1992 में, ठीक है। तो इसमें 11.2% जो जंगल में फैली उत्पन्न है, इसके लेके समस्या जताई गई थी। तो आप देख सकते हो ये भारत के लेवल पे है, ये वैश्विक लेवल पे है। तो 2-3 चीज़ें आप सजेशन दे सकते हो कि एक्चुअली इसके रूप में कार्य क्या करते हैं। निष्कर्ष में यही चीज़ें हैं कि वन की जो तीव्रता से वृद्धि हो रही है, इससे हमारे क्या होता है, प्रकृति और मानव दोनों को ही इससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए विश्व और लगातार में बढ़ने को बढ़ती सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो असंतुलन का जो कारण है उसको हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म करके, और जो समुदाय है उसको अधिक बढ़ावा और समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं, राइट। तो ये आर्टिकल था। इस आर्टिकल के थ्रू यदि आप इसको कवर कर लेंगे, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे, इस नोट्स को, उस नोट्स को आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आप लिखने लायक हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को लिखने की तैयारी करिए। अब देखिए एक्चुअली पेन चलाइए, पेन आप जब चलाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगा, राइट। चलिए अब न्यूज़पेपर की ओर लौटते हैं। न्यूज़पेपर में और आर्टिकल देखते हैं। एक जो आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के अंदर लाने की बात की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि यह एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। यह ब्लॉकचेन के माध्यम से चलता है, राइट। अब इसको क्या करेगी सरकार, अभी तक इसको मान्यता नहीं दिया था, लेकिन अब सरकार इसको मान्यता देने की बात की जा रही है। तो इसको यदि जीएसटी के अंदर लाया जाएगा तो 18% जीएसटी एक्सचेंज द्वारा इसको सेवा में लाया जा सकता है, ठीक है। तो यही बात की गई है, एक अधिकारी के द्वारा बात किया गया है। अब देखते हैं जब फैसला आएगा तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, क्रिप्टो करेंसी जीएसटी जो है 2017 में लाया गया था। जीएसटी को, जीएसटी क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेवा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली जो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से देख लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए एक्चुअली हमारा जो दैनिक जागरण होती है ना, उसको हम अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं कि घिस के लाया जाए, ठीक है। और पर डे इसको आप फॉलो करिए न्यूज़पेपर को, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है ना वो यूपीएससी के लिए एक बैकबोन होती है, ठीक है। यदि बैकबोन ही आपका तैयार नहीं है तो आप पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए बेस तैयार करिए। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।